डीएस जुडिशियल एकेडमी प्रयागराज इलाहाबाद अपने सभी छात्रों का स्वागत करती है। एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो एडवोकेट के लिए, ब्लॉक के विद्यार्थियों के लिए या कोर्ट के ऑफिसरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया की शुरुआत होती है, उसे हम एफआईआर कहते हैं। इसके संबंध में हम आपको एक विस्तृत नॉलेज देने जा रहे हैं, जो स्टैट्यूटरी नॉलेज है और जो जुडिशियल वर्डिक्ट से आए हैं। आइए मुख्य चीज़ें इससे देखते हैं। एफआईआर के संबंध में जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं वह है कि एफआईआर, सबसे पहली बात, एफआईआर के संबंध में जो सिनॉप्सिस हमारे पास है वह है एक जनरल प्रोविज़न एफआईआर पर क्या है, और इन्फॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल ऑफेंस। जब एक क्रिमिनल मामलों में एफआईआर कॉग्निजेबल में दर्ज होगी तो फिर वह कैसे दर्ज होगी। दूसरा, हु कैन लॉज एफआईआर, हाउ टू लॉज एफआईआर, हाउ टू रजिस्टर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, व्हाट आर द रेमेडी अवेलेबल, पुलिस रिफ्यूज टू लॉज द एफआईआर, एफआईआर बाय टेलीफोनिक मैसेज। इन विभिन्न विषयों पर हम आप एक विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर एफआईआर दायर नहीं होती है तो एडवोकेट क्या कर सकते हैं, स्टैट्यूटरी प्रोविज़न क्या है वो आपको हम बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट क्या हैं वो हम आपको बताएंगे। आप ध्यानपूर्वक एक एक बातों पर गौर करिए। सबसे पहले हमारा आता है कि जनरल प्रोविज़न। एफआईआर के बारे में जनरल प्रोविज़न ये है कि जब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होता है तो फिर आप भारत में किसी भी पुलिस स्टेशन पर अपनी एफआईआर को दायर करा सकते हैं, और ऐसी एफआईआर, ऐसी इन्फॉर्मेशन यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस से संबंधित है तो वह इन्फॉर्मेशन दायर करने के लिए पुलिस बाउंड है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ललिता बनाम स्टेट ऑफ यूपी के मामलों में कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 4 मामले ऐसे हैं, इनको छोड़ करके आप हर मामले में एफआईआर पहले दायर करेंगे, फिर इंक्वायरी करेंगे, लेकिन 4 मैटर ऐसे हैं जिनमें पहले आप इंक्वायरी करेंगे फिर एफआईआर दायर करेंगे। जिनमें चारों मामले हैं फैमिली सेटलमेंट के मामले, मेडिकल नेग्लिजेंस के मामले, करप्शन केसेज में और कमर्शियल केसेज में। ये 4 केसेज में ललिता बनाम स्टेट ऑफ यूपी के केस में कहा गया कि पहले आप एफआईआर मत दर्ज करिए, आप पक्षकारों के बीच में मिलवाने का प्रयास करिए, बाहर सेटलमेंट करने का प्रयास करिए, अर्थात पहले इंक्वायरी फिर एफआईआर होनी चाहिए। तो ललिता देवी के केस के बाद एक नया प्रोविज़न और जोड़ा गया। क्या? 166 ए आईपीसी में लाया गया। आइए एक बार देखते हैं। इन्फॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल ऑफेंस। जब किसी संज्ञेय मामले की सूचना पुलिस को दी जाती है तो पुलिस एफआईआर दायर करने के लिए बाउंड है, और अगर पुलिस एफआईआर दायर करने से मना करती है तो यह एक प्यूनेटिव ऑफेंस है। एक क्वेश्चन और ले लें, हु कैन लॉज एफआईआर, हु कैन लॉज एफआईआर। हालू एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी एआईआर 1974, सुप्रीम कोर्ट 1936 पेज नंबर पे ये कहा गया कि एनी पर्सन एक भी कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर कर सकता है, कोई भी कर सकता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो विक्टिम ही हो, कोई भी व्यक्ति एफआईआर दायर कर सकता है। अब क्वेश्चन आता है हाउ टू लॉज एफआईआर। एफआईआर कैसे हम दायर करते हैं। एफआईआर दायर करने के पहले आप जान लें, यह लिखित या मौखिक किसी भी रूप में पुलिस के ऑफिसर को आप दे दीजिए, और पुलिस ऑफिसर ऐसी एफआईआर को दर्ज कर लेगा, फिर उसकी एक कॉपी आपको उपलब्ध कराएगा।
3 प्रतियों में वो दर्ज की जाएगी 154 CRPC में, जैसा कि पुलिस एक्ट में लिखा है 3 प्रतियों में दर्ज होती है, पुलिस रेगुलेशन में लिखा है। हाउ टू लॉज FIR आपकी दर्ज हो गई, लेकिन अगर वही इंफॉर्मेशन किसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की है तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की FIR जो इंफॉर्मेशन होती है, हाउ टू रजिस्टर्ड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर वो नॉन कॉग्निजेबल है अर्थात कॉग्निजेबल नहीं है तो 155 के अनुसार वह दर्ज की जाएगी और पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी। पार्टी को कहेगी कि आप मजिस्ट्रेट की अनुमति प्राप्त करके लाइए, फिर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो नॉन कॉग्निजेबल की FIR इंफॉर्मेशन 155 में दर्ज होगी और कॉग्निजेबल की FIR 154 में दर्ज होगी। 154 में जो FIR दर्ज होती है, अगर दर्ज करने से व्यक्ति मना करता है अर्थात पुलिस ऑफिसर मना करता है तो उसके खिलाफ यहाँ पर लिखा गया है व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल इफ पुलिस रिफ्यूज टू लॉज द FIR। यदि पुलिस FIR लॉज करने से मना करती है तो ललिता देवी के केस में तो कहा ही गया था कि यह मैंडेटरी है 4 केसेस को छोड़ करके, अर्थात फैमिली सेटलमेंट के मैटर, मेडिकल नेग्लिजेंस के मैटर, करप्शन केसेज और कमर्शियल केसेज। लेकिन अब तो ये लॉ आ गया है कि अगर FIR दर्ज आप नहीं करते हैं तो IPC 166A के तहत पुलिस को रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है और सब्सटेंटिव ऑफेंस है, पुलिस के ऊपर FIR भी हो सकती है। एक दूसरी रेमेडी है, अगर FIR वो नहीं लिखते हैं तो 154 के तीसरी क्लाज में FIR को पंजीकृत डाक से हम पुलिस अधीक्षक के पास भेज सकते हैं। और एक रेमेडी FIR ना लिखने पे है, 156 की तीसरी क्लाज में मजिस्ट्रेट के समक्ष हम एक एप्लीकेशन देते हैं कि हमने SP के पास भेज दिया, ये रिसीविंग है, फिर भी हमारी FIR नहीं लिखी जा रही है, तब वह हमारी FIR लिखने के लिए एक निर्देश देगा कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके इस FIR को आप दर्ज कर सकते हैं। तो 154(3) में और 156(3) अगर दोनों को ले लें तो 154(3) में इंफॉर्मेशन पुलिस अधीक्षक के भेजने के बाद ही 156(3) में आपका एप्लीकेशन पड़ सकता है और 156(3) में फिर पुलिस को डायरेक्शन दिया जाता है आप इंक्वायरी करिए, आप इन्वेस्टिगेशन करिए और अगर मामला कॉग्निजेबल आता है तो FIR आप दर्ज करिए। विक्टिम को यह भी उपलब्ध उपचार है कि वह कंप्लेंट भी जा कर के दायर कर सकता है और कंप्लेंट के माध्यम से अपनी प्रोसीडिंग को आगे बढ़ा सकता है। आज आइए आगे देखते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है, FIR क्या टेलीफोनिक हो सकती है? एक रेमेडी और जो स्टैट्यूटरी रेमेडी है, इस रेमेडी के अलावा अगर FIR दायर नहीं होती है तो आपके पास जुडिशियल रेमेडी भी उपलब्ध है। आप न्यायालय के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ले सकते हैं कि हमारे सारे मामले प्रोसीजरल फेल हो जा रहे हैं। आप जुडिशियल रेमेडी सुप्रीम कोर्ट की ले सकते हैं, जो सीकरी बसु बनाम स्टेट ऑफ MP क्रिमिनल लॉ जनरल 2007 पेज नंबर 1685। जुडिशियल वेरिडिक्ट यह है कि अगर FIR आपकी नहीं लिखी जाती है तो आप रिट पिटीशन में 226 में हाई कोर्ट आइए और न्यायालय को बताइए, और न्यायालय को अगर लगता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है तो न्यायालय मैंडेमस जारी कर सकता है और FIR दर्ज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल आर्डर दिया जा सकता है। DB सुनेगी और फिर ऐसा आदेश दे सकती है। केस है सीकरी बसु वर्सेज स्टेट ऑफ MP क्रिमिनल लॉ जनरल 2007 1685। इसके अलावा और भी केसेज हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने
कहा है कि एफआईआर दायर करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है। जैसे ममता प्रजापति बनाम स्टेट ऑफ एमपी, इसमें भी कहा है कि जुडिशियल रेमेडी अर्थात एफआईआर डायरेक्शन दिया जा सकता है। इसके अलावा अलीक पड़ा मैसेज एंड अदर्स मैसेज यूनियन एंड अदर्स, सुधीर भास्कर राव जामड़े वर्सेज हेमंत यशवंत डांगड़े एंड अदर्स। इन केसेज में कहा गया है कि जुडिशियल रेमेडी एफआईआर के संबंध में आपको मिलेगी और हाई कोर्ट भी डायरेक्शन एफआईआर करने का दे सकता है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। एक महत्वपूर्ण बात है, क्या हम टेलीफोन से भी एफआईआर दायर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हम बाय टेलीफोनिक एफआईआर हमारी हो सकती है कि नहीं। इस पर एक केस आई, सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मनु शर्मा वर्सेज स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली। इस केस में यह निर्धारित किया गया है कि फोन कॉल मेक क्लियरली, इफ द फोन कॉल मेक क्लियरली इमीडिएटली आफ्टर इंसिडेंट टू द पुलिस, then police is liable for register the FIR by the telephonic message only when they are not vague and cryptic। अगर वो बिल्कुल संदिग्ध नहीं हैं, बिल्कुल साफ सुथरी हैं, तो बाय टेलीफोनिक मैसेज से भी FIR हो सकती हैं। तो संक्षेप में यह हुआ कि टेलीफोनिक मैसेज से भी FIR हो सकती है, बशर्ते कि वह वेग ना हो, क्लियर हो, साफ सुथरा हो, आवाज़ समझ में आ रहा हो, तो फिर FIR इससे भी हो सकती है। आप FIR के बारे में इतनी बातें जानने के बाद एक और आशंका मन में होती है, इसका मूल्य क्या होता है? FIR का वज़न कितनी देती हैं कोर्ट? तो FIR का जो वज़न कोर्ट देती हैं उसका हिसाब किताब हसीब बनाम स्टेट ऑफ बिहार 1972 की केस में लगाया गया। हसीब बनाम स्टेट ऑफ बिहार की केस में यह कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, दो द FIR इज नॉट सब्सटेंटिव एविडेंस इट कैन बी यूज टू द corroborate or contradict of the statement of the informant। यद्यपि FIR एक मौलिक साक्ष्य नहीं है, इन्फॉर्मेंट के साक्ष्य को केवल काटने के लिए या कार्बोरेट के लिए इसका प्रयोग एविडेंस एक्ट 157 और 145 में किया जा सकता है। फिर भी यह एक मौलिक साक्ष्य तब बन जाती है जबकि अभियुक्त ने संपूर्ण FIR को एक्सेप्ट कर लिया हो, फिर वह महत्वपूर्ण एविडेंस बन जाता है। वैसे तो इन्फॉर्मेंट के कथन के कार्बोरेशन के लिए और उसके कंट्राडिक्शन के लिए ही इसका प्रयोग हो सकता है। तो FIR का एविडेंटरी वैल्यू महत्व इतना ही है कि यह इन्फॉर्मेंट के कथन को कार्बोरेशन के लिए और उसके कंट्राडिक्शन के लिए, उसके आचरण के लिए सेक्शन 8 एविडेंस एक्ट में प्रयोग किया जा सकता है। साथ ही साथ ऐसी FIR अगर अभियुक्त ने कंप्लीट एक्सेप्ट कर लिया हो तो फिर यह सब्सटेंटिव भी हो सकती है। तो प्रथम सूचना रिपोर्ट के माध्यम से कार्यवाहियों का संचालन शुरू होता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण जानकारी आप FIR के बारे में जानें। आज के लेक्चर में यहीं तक, शेष हम अगले वीडियो में देखेंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।